हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड की राजनीति में उठ रहे सवालों पर सीएम हेमंत ने दिया जवाब। कहा, नहीं देंगे इस्तीफा, हम हर लड़ाई लड़ेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड की राजनीति में तैर रहे सवालों का जवाब अपने गठबंधन के विधायकों को दे दिया है। वर्तमान राजनीतिक हालात में मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने सत्ताधारी गठबंधन के विधायकों की बैठक बुधवार की शाम 4:30 बजे बुलाई थी। इस बैठक में मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने विधायकों का साथ और भरोसा मांगा है। वहीं लग रही अटकलों व विधायकों के संशय को दूर किया। मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने सत्ता पक्ष के विधायकों से कहा, मैं इस्तीफा नहीं दे रहा हूं, राज्य में कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा, हेमंत सोरेन है और हेमंत ही रहेंगे। विधायक ने इसका समर्थन किया। बैठक में मुख्यमंत्री ने विधायकों से कहा कि आप हैं तो हम हर लड़ाई लड़ेंगे, हम पूरी एकजुटता के साथ मुकाबला करेंगे। मुख्यमंत्री ने विधायकों से कहा, ईडी का 7वां और अंतिम समन आया था, मैंने उसे कब्र में डाल दिया। इस सरकार को तंग किया जा रहा, वह भी बंद हो जाएगा। मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने वर्तमान हालात में चल रही चर्चाओं पर विधायकों के सामने अपनी बात रखी। राज्य के वर्तमान हालात की जानकारी दी। उन्होंने विधायकों से कहा कि जो बातें सामने आ रही है वह भाजपा की साजिश है। भाजपा एक नैरेटिव कायम करना चाहती है, वह सरकार को अस्थिर करना चाहती है। बैठक में शामिल विधायकों ने भी दो टूक कहा। मुख्यमंत्री का मैसेज साफ था। बैठक में गांडे विधायक सरफराज अहमद के सीट खाली करने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। इसमें कहा गया कि परिस्थितियों को देखते हुए सीट खाली कराई गई है, एक सीट खाली रखकर किसी तरह की परिस्थिति से निपटा जाएगा। झामुमो विधायक चमरा लिंडा, मंत्री हाफिजुल हसन, दिनेश विलियम मरांडी और पार्टी से नाराज चल रहे लोबिन हेमरम बैठक में शामिल नहीं हो पाए। विधायकों ने बताया कि इन्होंने इसकी सूचना दे दी थी। इधर चमरा लिंडा कई महीने से पार्टी की बैठक से दूर रह रहे हैं। शीतकालीन सत्र में भी वह शामिल नहीं हुए थे। झारखंड में ईडी की बड़ी कार्रवाई। सीएम हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार पिंटू समेत कई लोगों के ठिकानों पर छापेमारी। झारखंड में ईडी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। यह कार्रवाई अवैध खनन मामले में की गई है। सीएम हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू समेत कथित अवैध खनन घोटाले से जुड़े कई लोगों के ठिकानों पर ईडी की टीम ने छापा मारा है। बुधवार को सुबह सुबह ईडी की टीम ने रांची के आधा दर्जन ठिकानों पर छापेमारी की। सूत्रों ने बताया कि धन शोधन रोकथाम अधिनियम पीएमएलए के प्रावधानों के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू समेत कई लोगों के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने छापेमारी की है। जिन लोगों के यहाँ छापेमारी चल रही है उसमें प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी और राजनीतिक दल के नेता शामिल है। इधर जमीन घोटाले मामले में ईडी की संभावित कार्रवाई से निपटने की रणनीति बनाने के लिए सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक बुलाई गई है। शाम 4:30 बजे सरकार के घटक दलों झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों की बैठक होनी थी। इससे पहले हुई इस कार्रवाई से राजनीतिक और प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। छापेमारी के दौरान ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार पिंटू के घर का ताला तोड़ने वाले मिस्त्री को बुलाया। मिस्त्री ने आकर ताला तोड़ दिया। अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू के घर से ताला तोड़कर बाहर निकले पर मिस्त्री ने बताया कि उन्हें लॉकर तोड़ने के लिए बुलाया गया था। रांची में जिन लोगों के यहाँ छापेमारी हो रही है उसमें विनोद सिंह का नाम भी आ रहा। विनोद सिंह ग्रिड आर्किटेक्ट के मालिक है। विनोद सिंह के आवास पर छापेमारी के बीच विनोद सिंह के घर प्रिंटर मंगवाया गया। कयास लगाए जा रहे हैं कि विनोद सिंह के घर से कुछ जरूरी दस्तावेज मिले हैं, इसलिए टीम को प्रिंटर की जरूरत पड़ी है। साहिबगंज में पदस्थापित डीएसपी राजेंद्र दुबे के हजारीबाग स्थित आवास पर भी ईडी की टीम ने छापेमारी की। बुधवार की सुबह 7 बजे ईडी की टीम डीएसपी के आवास पर 2 गाड़ियों के साथ पहुंची थी, जिसमें कुल 10 लोग थे। धान खरीद में फर्जीवाड़े पर अंकुश, किसान अब अंगूठा लगाकर ही बेच सकेंगे धान। सूबे में धान खरीद में फर्जीवाड़े नहीं हो, इसे लेकर राज्य सरकार ने किसानों से धान क्रय के सिस्टम में बदलाव किया है। इस साल धान खरीद में निबंधित किसान ई-पोस मशीन में अपना अंगूठा लगाने के बाद ही धान बेच सकेंगे। इसके लिए सभी धान क्रय करने वाले लैंपेस पैक्स में ई-पोस मशीन उपलब्ध रहेगा। आधार युक्त सिस्टम से धान क्रय को जोड़ा गया है। हालांकि अब तक पूर्वी सिंहभूम समेत राज्य में धान खरीद का सिस्टम मैनुअल था, इसमें फर्जीवाड़े की आशंका थी, लेकिन आधार युक्त सिस्टम से धान खरीद होने पर ऐसी आशंकाओं पर अस्थायी रूप से विराम लगेगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे।
सत्तारूढ़ दल के विधायकों को लेकर दिन भर रही गहमागहमी, संख्या बल पर लगती रही अटकलें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को बुलाए गए सत्तारूढ़ दल के मंत्री विधायकों की बैठक को लेकर दिन भर भी गहमागहमी का माहौल बना रहा। मुख्यमंत्री आवास के बाहर विधायकों की संख्या को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी। सीएम आवास में शाम 4 बजे से ही विधायकों का आना शुरू हो गया था। कांग्रेस विधायक एक साथ कांग्रेस भवन से सीधे मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। लगभग 1.5 घंटे तक चली सत्तारूढ़ दल की बैठक में विधायकों ने मुख्यमंत्री के प्रति भरोसा जताया। सभी विधायकों ने बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हेमंत हैं और आगे भी रहेंगे। बैठक के बाद मंत्री रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता व बादल पत्रलेख एक साथ गाड़ी से बाहर निकले, लेकिन उन्होंने पत्रकारों से बात नहीं की। बैठक में झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रोम व चमरा लिंडा के उपस्थित नहीं होने पर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह व पूर्णिमा नीरज सिंह ने बैठक में उपस्थित नहीं रहने की सूचना पहले ही पार्टी को दी थी। बैठक के बाद पत्रकारों की ओर से यह पूछे जाने पर क्या मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे, विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि यह बिल्कुल बेबुनियादी बात है। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, आगे भी रहेंगे। उन्होंने कहा कि सरफराज अहमद के इस्तीफा देने के संबंध में बैठक में कोई बात नहीं हुई। सीधी बात है, हम लोग सेफ गेम खेलना चाहते हैं। विधायक अंबा प्रसाद ने बैठक के बाद कहा कि ऑल इज वेल। इधर कांग्रेस उमाशंकर अकेला ने कहा कि 2024 में भी हेमंत सोरेन की सरकार बनेगी। गांडे विधानसभा सीट से इस्तीफा देने वाले विधायक सरफराज अहमद भी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। जब पत्रकारों ने पूछा कि आपने क्यों इस्तीफा दिया, बार बार यही सवाल किए जाने पर सरफराज अहमद ने झल्ला कर कहा कि मेरी मर्जी, क्या हम आपसे पूछकर इस्तीफा देंगे। झारखंड पीजीटी के संशोधित फाइनल आंसर कुंजी में 4 विषयों के 22 प्रश्न रद्द, सभी को मिलेंगे पूर्ण अंक। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित पीजीटी शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का फाइनल आंसर कुंजी संशोधित किया गया है। इस संबंध में बुधवार को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा नियंत्रक के हस्ताक्षर से आवश्यक सूचना जारी की गई है। इसमें 4 विषयों के जारी संशोधित अंतिम उत्तर कुंजी में 22 प्रश्नों को रद्द कर दिया गया है। कहा गया कि इन विषयों के परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों को पूर्ण अंक प्रदान किया जाएगा। सबसे अधिक गणित विषय में संशोधित 28 प्रश्नों में से 15 प्रश्नों को रद्द कर दिया गया है। वहीं संस्कृत विषय के 4, अंग्रेजी के 2 तथा इतिहास विषय में 1 प्रश्न को रद्द किया गया है। कहा गया कि औपबंधिक उत्तर कुंजी व अंतिम उत्तर कुंजी पर प्राप्त हो रही आपत्तियों के आलोक में विशेषज्ञ समिति से प्राप्त मंतव्य के अनुसार आयोग द्वारा सम्यक विचार उपरांत मास्टर क्वेश्चन पेपर के आधार पर संशोधित अंतिम उत्तर कुंजी प्रकाशित की गई है। कॉमर्स विषय में 1 प्रश्न, अर्थशास्त्र में 2, अंग्रेजी में 5, संस्कृत में 4, इतिहास में 2, गणित में 28 व भूगोल विषय में 1 प्रश्न का उत्तर संशोधित किया गया है। विशेषज्ञ समिति के मंतव्य के अनुसार भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र व जीव विज्ञान विषयों के प्रकाशित औपबंधिक उत्तर कुंजी एवं अंतिम उत्तर कुंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। संशोधित अंतिम उत्तर कुंजी में अंकित प्रश्नों के अतिरिक्त उन विषयों के अंतर्गत अन्य सभी प्रश्नों की संशोधित अंतिम उत्तर कुंजी वही होगी जो औपबंधिक उत्तर कुंजी व अंतिम उत्तर कुंजी के माध्यम से संसूचित है। वहीं हिंदी विषय के प्रश्नों पर प्राप्त आपत्तियों के संबंध में निराकरण सूचना यथाशीघ्र प्रकाशित की जाएगी। ईडी की कार्रवाई पर तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया, बोले दबाव में काम कर रही जांच एजेंसी। झारखंड में ईडी की बुधवार को रेड हुई। रांची, साहिबगंज, देवघर समेत कई ठिकानों पर छापेमारी हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार के ठिकानों पर भी कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ईडी की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह रेड होना ही था। यह छापेमारी पहली बार नहीं हुई है और न ही यह कार्रवाई आखिरी है। चुनाव तक यह सिलसिला चलता ही रहेगा। डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि रेड होगी, यह पहले से ही तय था। देश में जांच एजेंसी दबाव में काम कर रही है। बोकारो होमगार्ड बहाली में धांधली का आरोप, अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन, मेधा सूची तत्काल रद्द करने की मांग। बोकारो में होमगार्ड की बहाली में धांधली का आरोप लगा। सैकड़ों अभ्यर्थियों ने मंगलवार को डीसी और एसपी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। अभ्यर्थी होमगार्ड की मेधा सूची तत्काल रद्द करने की मांग कर रहे थे।
अभ्यर्थी ने पहले एसपी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। वहां आवेदन देने के बाद वे डीसी कार्यालय पहुंचे। तभी डीडीसी कृति श्री की गाड़ी निकल रही थी। अभ्यर्थी ने उनकी गाड़ी रोककर अपनी मांगों से अवगत कराया। इसके बाद अभ्यर्थी डीसी कार्यालय के सामने डट गए। आंदोलन के दौरान विधि व्यवस्था में तैनात पुलिस बल से अभ्यर्थियों की नोकझोंक हो गई। सूचना पर सिटी डीएसपी कुलदीप कुमार, ट्रैफिक डीएसपी पूजन मिंज, सेक्टर 12 इंस्पेक्टर दुल्लड़ चौड़े, बीएस सिटी इंस्पेक्टर संजय कुमार, सेक्टर 4 इंस्पेक्टर अमित रोशन कुल्लू वहां पहुंचे और अभ्यर्थियों से बात की। इसके बाद आंदोलनकारी अभ्यर्थी शांत हुए और वहां से हटे। एसपी को दिए आवेदन में अभ्यर्थियों ने कहा कि 1 जनवरी को उपायुक्त के निर्देश पर होमगार्ड भर्ती की मेधा सूची प्रकाशित की गई। उसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ी के साथ धांधली बरती गई है। गैर तकनीकी व तकनीकी गड़बड़ी की गई है। जो अभ्यर्थी सभी श्रेणी में एक्सीलेंट है, वैसे सैकड़ों अभ्यर्थियों का नाम मेधा सूची में नहीं है। अभ्यर्थी ने कहा कि एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन करने वाले अभ्यर्थियों से भी टाइपिंग कराई गई। टाइपिंग व ड्राइविंग में असफल अभ्यर्थियों का नाम भी मेधा सूची में है। जो व्यक्ति अपना आवासीय प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है व जो यहाँ का मूल निवासी नहीं है, वैसे अभ्यर्थियों का भी मेधा सूची में नाम रखा गया है। अभ्यर्थी ने कहा कि हिंदी व अंग्रेजी टाइपिंग में अच्छे प्रदर्शन के बावजूद उनका नाम अंकित नहीं किया गया है। ऐसे अभ्यर्थी जो डीसी ऑफिस में कार्यरत है और वे किसी में एक्सीलेंट नहीं है, उनका भी नाम है। बहाली में कैमरामैन का नाम भी अंकित पाया गया है। अभ्यर्थियों ने डीसी व एसपी से मेधा सूची की पूर्ण जाँच और दोषी पर कार्रवाई करने की मांग की है। झारखंड समेत देश में चालकों की हड़ताल खत्म, शुरू हुआ ट्रकों व बसों का परिचालन। सरकार के आश्वासन के बाद हिट एंड रन कानून को लेकर ट्रक व बस चालकों की हड़ताल खत्म हो गई है। देशव्यापी हड़ताल के तहत विरोध कर रहे ट्रक चालक अब काम पर लौटने लगे हैं। हालांकि झारखंड के दूर दराज के इलाकों में बुधवार को भी कारोबार संबंधी परेशानी बनी रही। झारखंड चैम्बर और रांची चैम्बर ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि 1-2 दिनों में स्थिति सामान्य हो जाएगी। रांची चैम्बर के अध्यक्ष संजय माहौरी ने कहा कि हड़ताल समाप्त होने को लेकर कुछ इलाके के चालकों में अब भी भ्रम की स्थिति है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस को इस मामले में स्पष्ट संदेश देना चाहिए। ट्रक और बस ड्राइवरों की हड़ताल खत्म होने से आम लोगों ने राहत की सांस ली है। हड़ताल की वजह से सब्जियां महंगी होने लगी थी। कई राज्यों में सप्लाई चेन बाधित हुई। पांड्रा बाजार से भी कुछ जगहों पर सप्लाई में कटौती करने की बात सामने आई थी। वहीं हड़ताल के कारण दूध, दवा और रसोई गैस की कमी हो सकती थी। कुछ शहरों के पेट्रोल पंप पर तो तेल भी खत्म हो गया था। चिरौंदी स्थित भारत पेट्रोलियम और अन्य जगहों पर तेल की किल्लत हो गई। यहां से बड़ी संख्या में वाहनों को पंप से लौटना पड़ा। फिलहाल कानून को लागू नहीं किया जाएगा। सिमडेगा से कारोबार बाधित करने संबंधी सूचना मिली थी, लेकिन प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद जल्द स्थिति सामान्य हो गई। ड्राइवर बंधुओं से मेरी गुजारिश है कि वे सप्लाई चेन को पुनः बहाल करने का प्रयास करें। झारखंड हाईकोर्ट ने मेनहार्ट कंपनी के हस्तक्षेप याचिका किया स्वीकार, बनाए प्रतिवादी। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने मेनहार्ट मामले में एसीबी में दर्ज प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट नहीं आने व प्राथमिकी दर्ज नहीं होने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने मेनहार्ट कंपनी की ओर से दायर हस्तक्षेप याचिका को स्वीकार करते हुए मामले में प्रतिवादी बनाए तथा जवाब दायर करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 3 सप्ताह के बाद होगी। इससे पूर्व हस्तक्षेपकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने पैरवी की। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी विधायक सरयू रॉय ने क्रिमिनल रिट याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि मेनहार्ट कंपनी को रांची के सीवरेज ड्रेनेज का डीपीआर तैयार करने का कार्य दिया गया था। इसके लिए 21 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। डीपीआर घोटाले का मामला झारखंड विधानसभा में उठा था। बाद में राज्य सरकार के निर्देश के बाद दिसंबर 2020 में एसीबी में पीई दर्ज की गई थी, लेकिन जांच रिपोर्ट अब तक प्राप्त नहीं होने के बाद प्रार्थी ने याचिका दायर की। प्रार्थी ने कहा कि विधि परामर्श मांगने का मामला राज्य सरकार के पास 1 वर्ष से अधिक समय से लंबित है। एसीबी ने अगस्त 2022 में ही विधि परामर्श मांगा था। रांची पहुंची भारतीय महिला हॉकी टीम, ढोल नगाड़ों से हुआ स्वागत। झारखंड की राजधानी रांची में होने वाले हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर 2024 के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम FIH अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर 2024 के लिए बुधवार शाम रांची पहुंची। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा पहुंचने पर महिला खिलाड़ियों का पारंपरिक नृत्य और ढोल नगाड़े के बजाकर स्वागत किया गया। इस दौरान
हॉकी इंडिया के महासचिव सह हॉकी झारखंड के अध्यक्ष श्री भोलानाथ सिंह ने खिलाड़ियों को शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। रांची की धरती पर कदम रखने के साथ ही भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सविता पुनिया ने कहा कि हम पूरी तैयारी के बाद आए हैं और हमारा प्रशिक्षण सत्र बहुत अच्छा रहा है, इसलिए हम टूर्नामेंट के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम की अनुभवी फॉरवर्ड वंदना कटारिया चोटिल होने के कारण ओलंपिक क्वालिफायर से बाहर हो गई है, जो 13 से 19 जनवरी के बीच होने वाले इस टूर्नामेंट से पहले भारत के लिए एक करारा झटका है। वंदना को टीम का उप कप्तान नियुक्त किया गया था, लेकिन अभ्यास के दौरान उनके गाल की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया। उनकी जगह युवा बलजीत कौर को टीम में लिया गया है। ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली झारखंड की पहली महिला खिलाड़ी निक्की प्रधान को टीम का उप कप्तान नियुक्त किया गया है। भारतीय टीम के मुख्य कोच यानिक सोपमैन ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वंदना टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं बन पाएगी। अभ्यास सत्र के दौरान वह चोटिल हो गई और उन्हें विश्राम करने की सलाह दी गई है। उन्होंने कहा कि हमें जहां वंदना के अनुभव की कमी खेलेगी, वहीं बलजीत कौर को उनकी जगह अपना कौशल दिखाने का मौका मिलेगा, जबकि निक्की प्रधान टीम की उप कप्तान होगी। ओलंपिक खेलों में भारतीय का गोलकीपर सविता पुनिया की अगुवाई वाली भारतीय टीम अपना पहला मैच 13 जनवरी को अमेरिका के साथ खेलेगी। भारतीय टीम पूल बी में अपना दूसरा मैच 14 जनवरी को न्यूजीलैंड से खेलेगी और 16 जनवरी को इटली से भिड़ेगी। नॉकआउट चरण के मैच 18 और 19 जनवरी को खेले जाएंगे। इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाली अन्य टीमों में जर्मनी एशियाई खेलों का चैंपियन जापान, चिली और चेक गणराज्य है। इन्हें फुल ए में रखा गया है। देवघर में बकायेदारों पर सर्टिफिकेट केस करेगा सहकारी बैंक। देवघर जिले में जितने भी सहकारी बैंक के बकायेदार व हठी ऋणधारक हैं, उन पर सभी शाखाओं की ओर से सर्टिफिकेट केस करेगा, ताकि जल्द ही राशि की रिकवरी हो सके। उक्त निर्देश झारखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के निदेशक प्रभात कुमार सिंह ने बुधवार को आयोजित बैठक में दिया है। बैठक में निर्णय लिया गया कि लंबे समय से जो लोग सहकारी बैंक का पैसा वापस नहीं कर रहे हैं, उन्हें चिन्हित करके सभी शाखा कार्रवाई करे, साथ ही बैंकों द्वारा किए जा रहे कार्यों का व्यापक प्रचार करे। निदेशक ने जानकारी दी कि बैंक के द्वारा नए वर्ष में 0.1% ब्याज पर केसीसी ऋण का वितरण किया जाएगा। बैंक द्वारा अन्य कॉमर्शियल बैंक की भांति सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। यह भी निर्णय लिया गया कि सहकारी बैंक की ओर से 15 जनवरी को बकायेदारों से ऋण वसूली के लिए कैंप का आयोजन किया जाएगा। इसमें जो लोग ऋण की राशि नहीं चुकाएंगे, 15 जनवरी के बाद सर्टिफिकेट केस की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इस बैठक में बैंक निदेशक के अलावा जिला सहकारिता पदाधिकारी सोनाली कुमारी, सहायक निबंधक, क्षेत्रीय प्रबंधक दुमका एवं देवघर जिले के सहकारी बैंकों के सभी शाखा प्रबंधक मौजूद थे। छापेमारी से पहले 7 मोबाइल इस्तेमाल करता था योगेंद्र तिवारी। ईडी के आरोप पत्र में किए चौंकाने वाले खुलासे। शराब घोटाले मामले में योगेंद्र तिवारी को लेकर ईडी ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। ईडी ने योगेंद्र तिवारी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया है। कोर्ट को ईडी ने बताया कि योगेंद्र तिवारी शराब कारोबार के संचालन के लिए 7 अलग अलग मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता था। बताया कि ईडी को चकमा देने के लिए 7 मोबाइल में अलग अलग समय पर 2 सिम कार्ड का इस्तेमाल करता था। 23 अगस्त को जब योगेंद्र तिवारी के ठिकाने पर छापा मारा गया तो बालू और शराब व्यापार से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज ईडी को मिले। ईडी ने कोर्ट को आरोप पत्र के माध्यम से बताया कि जिन ठिकानों पर छापा मारा गया था वहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, लेकिन सीसीटीवी में लगे हार्ड डिस्क को भी हटा दिया गया था। 23 अगस्त को छापेमारी में ईडी को एक मोबाइल मिला था, जिसे चावल के बोरे में छिपा कर रखा गया था। हालांकि योगेंद्र तिवारी ने मोबाइल का सारा डाटा डिलीट कर दिया था। ईडी ने बताया कि योगेंद्र शराब के कारोबार को चलाने के लिए जिस मेल का उपयोग करता था, उसे भी डिलीट कर दिया गया था। ईडी ने योगेंद्र तिवारी के देवघर स्थित होटल सिद्धार्थ के सामने स्थित गोदाम, बोमपास टाउन स्थित डॉक्टर राजीव पांडे अस्पताल के पास स्थित आवास हरमू हाउसिंग कॉलोनी के D2 स्थित मेसस संथाल परगना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड और जामताड़ा के ठिकानों पर भी रेड की थी। बता दें कि योगेंद्र तिवारी के लगभग 34 ठिकानों पर ईडी ने रेड किया था। इसके बाद ईडी ने योगेंद्र तिवारी को शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ में योगेंद्र तिवारी ने ईडी के सवालों का गोल मटोल जवाब दिया था। साक्ष्य और बयान के आधार पर ईडी ने योगेंद्र तिवारी को शराब घोटाले के साथ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया था।
अपराध अनुसंधान विभाग की समीक्षा बैठक 8 के बदले अब 12 जनवरी को होगी। अपराध अनुसंधान विभाग की समीक्षा बैठक 8 के बदले अब 12 जनवरी को होगी। विभाग ने इस बाबत सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिदेशक, सभी क्षेत्रीय पुलिस उप महानिदेशक को पत्र जारी कर तिथि के बदलाव की सूचना दी है। बता दें कि राज्य में मादक पदार्थ से संबंधित अपराधों पर नियंत्रण के लिए 8 जनवरी को समीक्षा बैठक बुलाई गई थी। अब इसका समय बदल दिया गया है। निर्धारित तिथि में बदलाव करते हुए समीक्षा बैठक की अगली तिथि 12 जनवरी को होगी। बैठक दिन के 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होगी। विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि ऑनलाइन बैठक के लिए उचित समय पर लिंक साझा किया जाएगा। बैठक में सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिदेशक भी उपस्थित रहेंगे। बता दें कि समीक्षा बैठक में निर्देशों और सलाह का अनुपालन करने, लंबित कांडों की समीक्षा आदि विषयों पर चर्चा होगी। इस संबंध में 8 जनवरी को प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में समीक्षा की जानी है। सभी अधिकारियों को इस संबंध में पूरी तैयारी के साथ बैठक में हिस्सा लेने के लिए कहा गया है। सुचित्रा मिश्रा मर्डर केस, हाईकोर्ट ने विधायक शशि भूषण मेहता को पक्ष रखने के लिए दिया समय। शिक्षिका सुचित्रा मिश्रा मर्डर केस की सुनवाई बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई। इसमें हाईकोर्ट ने विधायक शशि भूषण मेहता को पक्ष रखने के लिए समय देने की अपील को स्वीकृति दे दी है। बता दें कि ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल की शिक्षिका सुचित्रा मिश्रा की हत्या गाड़ी से कुचलकर 11 मई 2012 को कर दी गई थी। शिक्षिका की हत्या का आरोप स्कूल के निदेशक शशि भूषण मेहता, राजनाथ सिंह, प्रदीप कुमार पासवान, धर्मेंद्र कुमार ठाकुर और सत्य प्रकाश पर लगा था। इस मामले में शशि भूषण मेहता सहित 6 आरोपियों को बरी किए जाने के अदालत के फैसले को चुनौती दी गई थी। इसी की आंशिक सुनवाई बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में की गई। सुचित्रा मर्डर केस की सुनवाई हाईकोर्ट के जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की अध्यक्षता वाली बेंच में हुई। बेंच ने प्रतिवादियों शशि भूषण मेहता और अन्य आरोपियों के समय देने की आग्रह को स्वीकार किया है। गौरतलब है कि मृतका शिक्षिका सुचित्रा मिश्रा के भाई गोविंद पांडे ने इस मामले में मुकदमा दायर किया है। गोविंद पांडे ने अदालत के इस फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की है, जिसमें शशि भूषण मेहता समेत 6 आरोपियों की रिहाई की बात कही गई है। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने शशि भूषण मेहता समेत 6 लोगों को नोटिस जारी करने का निर्देश प्रार्थी को दिया गया था। गौरतलब है कि 20 दिसंबर 2019 को ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल रांची की शिक्षिका सुचित्रा मेहता हत्या ध्रुवा में एक वाहन से कुचलकर कर दी गई थी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।